आज बात होगी जासूसी की दुनिया के एक ऐसे पन्ने की जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। मुद्दा बहुत गंभीर है। ऑपरेशन ग्रैंड हयात 2005 का गुप्त प्लान। आइए राष्ट्रीय सुरक्षा और अंडरवर्ल्ड के इस बेहद पेचीदा खेल की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसकी प्लानिंग बिल्कुल सटीक थी। लक्ष्य था भारत के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा। लेकिन अपने अंजाम तक पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले यह पूरा का पूरा प्लान बिखर गया। आखिर कैसे? यह सिर्फ एक नाकामी की कहानी नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के आपसी टकराव की एक बहुत बड़ी पहेली है। भाग 1, द सेटअप, एक दुर्लभ अवसर। बात है साल 2005 की। इस साल ने भारतीय इंटेलिजेंस के सामने एक ऐसा मौका लाकर खड़ा कर दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूक की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से तय हुई थी। दो बड़े रसूखदार परिवारों का ये मिलन था और कहानी यहीं से रफ्तार पकड़ती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात समझना जरूरी है। अजीत डोभाल, जिन्हें इंटेलिजेंस की दुनिया का दिग्गज माना जाता है, वो उस वक्त तक आधिकारिक तौर पर रिटायर हो चुके थे। लेकिन क्या एक सच्चा जासूस कभी रिटायर होता है? बिल्कुल नहीं। अपने इतने सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। उनका दिमाग दिन रात देश की सुरक्षा के लिए ही दौड़ रहा था। समय बहुत कम था और दबाव बहुत ज्यादा। 9 जुलाई को मक्का में निकाह होना था, लेकिन असली मौका कोई और दिन था, 23 जुलाई। इस दिन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में एक बहुत ही भव्य रिसेप्शन रखा गया था। अजीत डोभाल और उनकी टीम को पक्की भनक लग चुकी थी कि दाऊद इस रिसेप्शन में हर हाल में आएगा। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। भाग 2, द मास्टर प्लान, प्रॉक्सी और पासपोर्ट। अब सबसे पहला सवाल ये उठता था कि क्या सीधे कमांडो भेजकर हमला किया जाए? इसका जवाब था नहीं। किसी दूसरे देश की जमीन पर ऐसा सीधा मिलिट्री ऑपरेशन अगर फेल हो जाता तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत बड़ा दाग लग सकता था। कूटनीतिक लिहाज से ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, इसलिए एक बिल्कुल अलग रणनीति की जरूरत थी। तो फिर रणनीति थी क्या? दरअसल दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक तरफ लक्ष्य था दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ था छोटा राजन। राजन किसी वक्त दाऊद के ही गैंग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी हो गई। नौबत यहां तक आ गई थी कि दाऊद ने बैंकॉक में राजन पर जानलेवा हमला भी करवाया था। डोभाल इस पुरानी दुश्मनी और कड़वाहट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। मास्टरमाइंड डोभाल ने अपने सीक्रेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया, छोटा राजन से संपर्क साधा और उसे मना लिया कि वे मिलकर दाऊद का खात्मा कर सकते हैं। राजन इस बात के लिए राजी हो गया और उसने इस मिशन के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद, सबसे खतरनाक शूटर्स को चुना, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह। इन दोनों को चुपचाप सरहद पार करवाकर भारत लाया गया। ऑपरेशन के चरण बिल्कुल साफ थे। पहला कदम राजन से संपर्क करना, दूसरा शूटर्स को भारत लाना, तीसरा भारत की किसी सीक्रेट लोकेशन पर उनकी ट्रेनिंग शुरू करना, साथ ही उनके लिए नकली पासपोर्ट और दुबई की टिकट्स का इंतजाम करना, और आखिरी यानी चौथा कदम था दुबई में जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम देना। सब कुछ एकदम ट्रैक पर चल रहा था। मोहरे सज चुके थे, रणनीति तय थी और लक्ष्य बिल्कुल सामने था। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में जब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा हो, तभी सबसे बड़े धोखे की गुंजाइश होती है। सवाल यह है कि जब प्लान अपने एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुका था, तो भला क्या गलत हो सकता था? भाग 3, द क्लाइमैक्स, दिल्ली में टकराव। दिल्ली का एक होटल कमरे के अंदर फाइनल ब्रीफिंग चल रही थी। डोभाल उन दोनों शूटर्स के साथ बैठे थे। उन्हें बारीकी से समझाया जा रहा था कि ग्रैंड हयात होटल का लेआउट कैसा है, बिल्डिंग के अंदर एंट्री कैसे करनी है, और सबसे जरूरी बात, दाऊद को मारना कैसे है। ये मिशन का बिल्कुल आखिरी चरण था। इसके तुरंत बाद उन्हें बस अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अचानक दिल्ली के उस होटल में पहुंच जाती है। डेप्यूटी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवणकर सीधे उसी कमरे में आ धमकते हैं। उनका सीधा सा कहना था कि ये दोनों शूटर्स वांटेड अपराधी हैं और उन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। इस मोड़ पर एक ऐसी जानकारी भी सामने आती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कई सूत्रों का ऐसा मानना है कि शायद खुद दाऊद इब्राहिम को इस गुप्त ऑपरेशन की भनक लग गई थी और उसी ने मुंबई पुलिस को इन शूटर्स के बारे में टिप दी थी।
ताकि दुबई पहुंचने से पहले ही इस खतरे को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सके। होटल के उस कमरे का माहौल अचानक पूरी तरह से बदल गया। डोभाल और मुंबई पुलिस के अधिकारियों के बीच एक जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। डोभाल उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये शूटर्स एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। ये इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का एक बहुत बड़ा और नुकसानदायक टकराव था। और अंततः ऑपरेशन फेल हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अजीत डोभाल उस समय रिटायर हो चुके थे। उनके पास उस वक्त कोई आधिकारिक पद या ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके वो मुंबई पुलिस को कोई सीधा आदेश दे सकें। शूटर्स गिरफ्तार हो चुके थे और ये सारी टॉप सीक्रेट बातें मीडिया में लीक हो गईं। दाऊद को मारने का इतना बड़ा और शायद सबसे बेहतरीन मौका हाथ से फिसल चुका था। इस नाकामी और पुलिस के इस दखल से डोभाल बेहद गुस्से में थे। जब पुलिस अधिकारी शूटर्स को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तब डोभाल ने आईपीएस ऑफिसर से साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये सिर्फ एक आम वाक्य नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड की वो हताशा थी जब सालों की मेहनत चंद पलों में बर्बाद हो जाती है। भाग 4 द आफ्टरमैथ, सत्ता और राजनीति। इस विफलता ने डोभाल को रोकने नहीं दिया। दाऊद को पकड़ने का सपना भले ही अधूरा रह गया था, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी कि बिना किसी ठोस आधिकारिक पावर के ऐसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने सिस्टम के भीतर रहकर ही अपना प्रभाव डालने के लिए नए और मजबूत विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। अब अगर इस पूरी घटना को निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो आलोचकों का एक अलग नजरिया भी सामने आता है। उनका मानना था कि डोभाल दाऊद को इसीलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो एक बहुत बड़ा नाम बना सकें और उस सफलता के दम पर वापस सत्ता के केंद्र में अपनी जगह बना सकें। खैर, इरादे चाहे जो भी रहे हों, इस घटना ने उनके करियर को एक नया मोड़ जरूर दिया। अपने इन नए विकल्पों को तलाशने के बाद डोभाल ने भारतीय सुरक्षा नीति और राजनीति में एक ऐसी जगह बनाई जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन दिल्ली के होटल में भले ही वो खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हों, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक उनकी ताकत और उनका कद सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही गया है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। जब किसी देश के अंदर ही गुप्त ऑपरेशंस और अलग-अलग एजेंसियों के बीच इस तरह का टकराव होता है, तो इस इंटेलिजेंस वॉर में असल जीत किसकी होती है? क्या दुश्मन इसका सीधा फायदा उठाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय की गहराई के साथ।